नमस्कार, मैं अनिल तालान और आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 से संबंधित है। धारा 114 पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान करती है। तो अब हम सबसे पहले पुनर्विलोकन का जो सामान्य टॉपिक है इस पर डिस्कस या स्टडी करेंगे। तो इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता का भाग 8 संदर्भ, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण से संबंधित है। सेकंड पॉइंट, धारा 114 सपठित आदेश 47 पुनर्विलोकन से संबंधित है। पुनर्विलोकन क्या है? पुनर्विलोकन से तात्पर्य पुनः सुनने से या पुनः विचार करने से है। पुनर्विलोकन इस सामान्य नियम का अपवाद है कि एक बार प्रकरण के अंतिमतः विनिश्चित होने के पश्चात संबंधित न्यायाधीश उस प्रकरण के संबंध में पद कार्य से मुक्त हो जाता है। तो इस सामान्य नियम को हम क्या कहते हैं? इस सामान्य नियम को हम फंक्टस ऑफिसियो कहते हैं। फंक्टस ऑफिसियो के अनुसार जब कोई न्यायाधीश किसी सिविल मामले के निर्णय या आदेश या आज्ञप्ति पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह पद कार्य से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात वह ऐसे आदेश या आज्ञप्ति या निर्णय में कॉमा, मात्रा इत्यादि नहीं लगा सकता है। अतः रिव्यू इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरल रूल कॉल्ड फंक्टस ऑफिसियो। अतः पुनर्विलोकन एक न्यायिक परीक्षा है। यह उसी न्यायालय या उसी न्यायाधीश द्वारा उसी प्रकरण में पारित आदेश, आज्ञप्ति या निर्णय की गई न्यायिक परीक्षा है। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा? रिव्यू अर्थात पुनर्विलोकन किन आधारों पर होगा या कौन आवेदन कर सकेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट, कोई ऐसी आज्ञप्ति या आदेश या निर्णय जो अपील योग्य नहीं है या जिसके विरुद्ध अपील नहीं की गई है से पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। सेकंड पॉइंट, लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश से दिए गए विनिश्चय से पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। इसे मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। जब लघुवाद न्यायालय के समक्ष कोई मामला आता है तथा उस मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसके किसी उपबंध से संबंधित कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो लघुवाद न्यायालय उस मामले को हाईकोर्ट को निर्देश करेगा, रेफर करेगा तथा हाईकोर्ट उस प्रकरण को सुनेगा तथा विनिश्चित करेगा और विनिश्चय की एक प्रति लघुवाद न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। लघुवाद न्यायालय तदनुसार लंबित प्रकरण को विनिश्चित करेगा। तो ऐसे विनिश्चित प्रकरण से पीड़ित व्यक्ति रिव्यू हेतु आवेदन कर सकता है। हमारा ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जो वाद का पक्षकार नहीं है अर्थात अजनबी है आवेदन कर सकेगा यदि निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश से उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी रिव्यू हेतु आवेदन कर सकता है? सामान्य रूप से हम कह सकते हैं नहीं, किंतु अपवाद स्वरूप वह रिव्यू हेतु आवेदन कर सकता है यदि आज्ञप्ति या आदेश या निर्णय से उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आदेश 47 में दी गई है। आदेश 47 का नियम 1 क्या कहता है? पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया जाना चाहिए कि कोई नया तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य मिला है जो सम्यक सतर्कता के बावजूद ज्ञान में नहीं था या प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आवेदक यह भी दर्शा सकता है कि अभिलेख के सतह पर कोई भूल या त्रुटि प्रकट है। अन्य किसी उचित आधार पर भी आवेदन किया जा सकता है। ऐसा पक्ष जो अपील नहीं करना चाहता है वह दूसरे पक्ष द्वारा अपील
किए जाने के बावजूद पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या एक ही निर्णय के विरुद्ध रिव्यू तथा अपील सुनवाई योग्य हैं? यस, यदि आवेदक को अपील में पक्षकार न बनाया गया हो तथा आवेदक तथा अपीलकर्ता के आधार या ग्राउंड्स भिन्न भिन्न हों तो रिव्यू तथा अपील दोनों एक ही निर्णय में सुनवाई योग्य हैं। परंतु यदि आवेदक तथा अपीलकर्ता के आधार या ग्राउंड्स वही हैं, सेम हैं, तथा यदि आवेदक अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी है अर्थात डिपेंडेंट है और वह अपना पक्ष या मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र देता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जबकि आवेदक को अपील में एक पक्षकार बनाया गया हो, तब ऐसे मामलों में पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाएगा। ये नियम 1 के अंतर्गत सम्मिलित है। नियम 3 क्या कहता है? अपील के प्रारूप संबंधी उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र के संबंध में भी लागू होंगे। अब नियम 4 क्या कहता है? नियम 4 के अनुसार पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र के लिए पर्याप्त आधार न होने पर प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। यदि पर्याप्त आधार हैं तो प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाएगा। नियम 4 के 2 प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो यानी परंतुक। प्रोवाइजो फर्स्ट क्या कहता है? प्रार्थना पत्र सुनवाई से पूर्व, प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से पूर्व या प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने के बाद दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाएगा। प्रोवाइजो 2 क्या कहता है? कोई नए विषय या साक्ष्य के पता होने के आधार पर प्रार्थना पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जबकि ऐसी बात को कठोर रूप से सिद्ध कर दिया जाता है। अब नियम 5 क्या कहता है? नियम 5 के अनुसार जहां पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र के संबंध में सक्षम न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है और 6 माह से अधिक की अनुपस्थिति में दूसरा सक्षम न्यायाधीश ऐसे प्रार्थना पत्र पर विचार कर सकता है। मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ कि यदि पुनर्विलोकन हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसको सुनने के लिए न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है और 6 माह से अधिक की अवधि हो गई है, वह अनुपस्थित है, तो दूसरा कोई सक्षम न्यायाधीश ऐसे एप्लीकेशन पर विचार कर सकता है। नियम 6 के अंतर्गत नियम 6 क्या कहता है? जहां प्रार्थना पत्र को एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्यायालय की राय बराबर बटी हो, यानी न्यायालय राय में बराबर बटा हो, तो ऐसे प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। अब नियम 8 क्या कहता है? नियम 8 के अनुसार यदि प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया जाता है तो उसकी टिप्पणी रजिस्टर में की जाएगी और न्यायालय उस मामले को तुरंत सुन सकेगा या उसकी सुनवाई के बारे में कोई ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। अब नियम 9 क्या कहता है? नियम 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। पुनर्विलोकन के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन नहीं होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पुनर्विलोकन के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन हो सकता है? नहीं। नियम 9 यह स्पष्ट करता है कि पुनर्विलोकन के विरुद्ध कोई पुनर्विलोकन नहीं होगा। अब नियम 10 इसकी बात करते हैं। ये कैसे कैसे जोड़ा गया है? उत्तर प्रदेश में स्थानीय संशोधन किया गया है और इसके द्वारा आदेश 47 में नियम 10 जोड़ा गया है। नियम 10 के अनुसार पुनर्विलोकन के संबंध में आदेश 41 के
नियम 38 के उपबंध भी यथासंभव लागू होंगे। अच्छा, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपना कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर पुश करें, जिससे मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ गुड बाय।